नमस्कार। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप के बाद न्यूजीलैंड, फिर दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत कांप उठा। मध्य एशिया के भूकंप में 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जबकि लाखों लोग बेघर हो गए थे। हालांकि भारत में आए भूकंप में जानमाल का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन लोगों के चेहरे पर दहशत को बखूबी पढ़ा जा सकता है। विशेषज्ञ तो भारत में बड़ा भूकंप आने की आशंका भी जता रहे हैं। प्रोफेसर राम श्रीवास्तव कहते हैं कि दुनिया में हमेशा भूकंप आते रहते हैं, लेकिन हल्के होने के कारण यह महसूस नहीं होते। भूकंप पृथ्वी पर हमेशा प्रतिदिन कभी न कभी कहीं ना कहीं आते ही रहते हैं। लगभग 30-35 भूकंप प्रतिदिन आ रहे हैं। चूंकि उनकी जो तीव्रता होती है वो रेक्टर स्केल में नापी जाती है, और अगर वो 2.5 या 3 के होते हैं रेक्टर के, तो उनको महसूस नहीं किया जाता है, थोड़ा सा हल्का सा कंपन महसूस होता है। भूकंप आने का जो असली कारण है कि जिस तरह से हमारे घर के ऊपर छत है, ऐसे ज़मीन के नीचे भी एक छत है जिसको बेसाल्टिक लेयर कहते हैं, और ये जो बेसाल्टिक लेयर है और जो उसकी प्लेट है प्रायद्वीपों की, वो किसी ज़माने में जिस तरह से कि गर्मी पड़ने पर गीली मिट्टी तिड़क जाती है, ऐसी धरती के निर्माण के समय वो प्लेट परस्पर टूट गई हैं, तिड़क गई हैं, उनमें दरारें आ गई हैं, और धरती के घूर्णन के कारण वो तैरती रहती है एक तरह से, और एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराती रहती है। और यही एक कारण है कि जब वो टकराने की गति उनकी तेज़ हो जाती है, तनाव अधिक हो जाता है, तो वहाँ पर चट्टानें सरक जाती हैं, रीसेटलमेंट होता है, और इसके कंपन जो होते हैं उनको हम भूकंप कहते हैं, जलजला कहते हैं। और इसमें सिस्मोग्राफ से इनको नापा जाता है, उसमें प्रेशर और शॉक वेव्स आती हैं। सामान्यतः 3-4 तक का तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं करता है, लेकिन 5-6 और इससे अधिक अगर भूकंप आते हैं रेक्टर के, तो उससे जनहानि होती है। श्रीवास्तव कहते हैं कि हिमालयन क्षेत्र में कभी भी एक बड़ा भूकंप आ सकता है। रॉजर विल्हम नाम के एक वैज्ञानिक हैं, कोलोराडो यूनिवर्सिटी के, मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं। एक हैं पॉल टपोनियर, जो कि फ्रांस में फ्रांसीसी हैं, अभी नैंग टेक्निकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर में कार्यरत हैं। उन्होंने हिमालय में बहुत काम किया है। उनका ये कहना है, और नेचर नाम की रिसर्च मैगजीन में छपा है, कि 1000 साल में एक मेगा अर्थक्वेक धरती पर आता है हिमालय की तराई में, और वह अब ओवरड्यू हो चुका है, जिसकी की स्ट्रेंथ 8 और 9 रेक्टर की होगी। ईश्वर ना करे कि वो अभी कभी जल्दी आ जाए, क्योंकि 8 और 9 रेक्टर का अगर भूकंप आता है तो आप ये मानिए कि जो हमारे जितने भी बहुमंजिले मकान हैं गंगा के मैदान में, वो सब के सब जमीनी दोष हो जाएंगे। कितनी महाविनाशकारी स्थिति होगी उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। भूकंप आपदा के समय संयुक्त राष्ट्र भी संबंधित देशों को मदद मुहैया कराता है। संयुक्त राष्ट्र में पॉलिसी अधिकारी सिद्धार्थ राजहंस कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में H6 पार्टनरशिप के तहत मदद उपलब्ध करवाता है। टर्की और सीरिया ऐसे 2 देश हैं जहां सबसे ज्यादा तबाही मची। 6 फरवरी से आने लगा और फिर कई बार आया, और इसमें संयुक्त राष्ट्र की क्या भूमिका थी, संयुक्त राष्ट्र या यूएन ने किस तरह से रिलीफ प्रोवाइड किया। तो सबसे पहला तो यह है कि हमने एक H6 नाम के पार्टनरशिप को मोबिलाइज किया। तो H6 के अंडर UNFPA आता है, यूनिसेफ आता है, UN विमेन आता है, WHO आता है, UN एड्स आता है, और वर्ल्ड बैंक आता है। सबसे पहला है UNFPA या UN फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज, जिसे आज की तारीख में पॉपुलेशन फंड कहा जाता है। ये मुख्य तौर पे गर्भवती महिलाओं के लिए, नवजात शिशुओं के लिए बनाया गया फंड है। दूसरा है यूनिसेफ, जिसे आप जानते होंगे, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। सिमिलरली एक UN विमेन नाम की सेपरेट शाखा है। WHO तो आप सब जानते ही हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा UN एड्स, जो कि एड्स और करीब इसके आसपास जितने इस तरह की कम्युनिकेबल डिसीज है उसके रोकथाम पे काम करता है, और इसके अलावा वर्ल्ड बैंक। तो ये 6 स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं UN के, जो कि इस पूरे मुहिम में शामिल हुए हैं रिलीफ एफर्ट्स प्रोवाइड करने के लिए। डिजास्टर मैनेजमेंट विशेषज्ञ डॉक्टर अनिकेत साने कहते हैं कि भूकंप की भविष्यवाणी तो नहीं की जा सकती, लेकिन समय रहते तैयारी कर ली जाए तो नुकसान को कम किया जा सकता है। जब भूकंप आता है तो हम ये देखते हैं कि भूकंप से कभी किसी की मृत्यु नहीं होती। यदि भूकंप आ रहा है और आप यदि सुरक्षित घर के बाहर चले जाते हैं, या आप किसी लॉन में चले जाते हैं, या किसी ग्राउंड में चले जाते हैं, तो आपको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो सबसे पहले जब
प्री डिजास्टर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो हमें ऐसी बिल्डिंग्स का निर्माण करना है जो भूकंप रोधी हो। और आजकल नई नई तकनीकों के माध्यम से रेट्रोफिलिंग मटेरियल नामक एक अवयव का खोज किया गया है, जिसको कि नए घरों को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है और भूकंप रोधी इमारतों का आजकल प्रचलन बढ़ते जा रहा है। तो भूकंप से बचने का सबसे अच्छा जो एक सूत्र वाक्य है वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। उसका एक मूल मंत्र है कि रुको, झुको, ढको और बचो। यदि ऐसा आपको लग रहा है कि भूकंप का झटका का महसूस आपको होते जा रहा है तो आप थोड़ी देर रुकिए, झुकिए, किसी चीज से अपने आप को ढकिए और बचिए। यदि आपके आसपास कोई टेबल है, कोई पलंग है, तो उसके नीचे झुककर आप अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि उस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है हमारे सिर को बचाना। अगर हमारी हेड इंजरी से हम बच गए तो हमारी जान बचने की संभावनाएं 99% तक हो जाती है। तो रुको, झुको, ढको और बचो, ये फार्मूला को अगर हम पूरी तरह से निभाएंगे तो भूकंप से होने वाले जो नुकसान है उनके हमें बचा जा सकता है। राजहंस कहते हैं कि भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए आप भी हाथ बढ़ा सकते हैं। एक वेबसाइट है जो मैं आप चाहता हूं आप सब विजिट करें, crisisrelief.un.org। तो ये वेबसाइट पे जाएंगे, आपको यूएन सर्व के बारे में पढ़ने मिलेगा। सेंट्रल इमरजेंसी रिस्पांस फंड, पहले ही हम 50 मिलियन इसमें लगा चुके हैं 25-25 के 2 इंस्टॉलमेंट में। इसके अलावा सेक्रेटरी जनरल ने 397 मिलियन और लगाया है। 1 बिलियन की एक अपील चल रही है जिसमें दुनिया भर के फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस ने भी कॉन्ट्रीब्यूट किया है। बट एक छोटे स्तर पे आप और मैं भी कुछ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें जाकर के छोटा सा डोनेशन, $1, $2 इस तरह की अमाउंट आप दे सकते हैं। हम सबको साथ में मिलकर इस त्रासदी से निपटना होगा। ये जो पूरा वेव चला डिस्ट्रक्शन का, इसमें बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान हुआ और अब सब रीबिल्डिंग एफर्ट्स चल रहे हैं। तो इसी डायरेक्शन में हम भी लगे हैं और मैं चाहता हूं आप सब भी छोटे स्तर पे जो भी कर सकते हैं करिए। निसंदेह भूकंप का पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन भविष्य के लिए ऐसी इमारतें तो तैयार की जा सकती हैं जिससे जनधन हानि कम से कम हो। भारत में बड़े भूकंप की आशंका के मद्देनजर तो यह और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। धन्यवाद।